अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, ये चीज़ें तो प्रधानाचार्य के लिए ही नहीं, मानव मात्र के लिए ज़रूरी होती हैं। सर, आपके लिए शिक्षा का मतलब क्या है? डिग्री, नौकरी या उससे भी ज्यादा कुछ और? कि बच्चों में, यहाँ तक कि समाज के बहुत बड़े हिस्से में गणित के प्रति एक फोबिया चलता है। सर, आज का युवा आपसे एक सीख मांगे जो उसे जीवन भर याद रहे, तो सर आप उस युवा को क्या सीख देंगे? अब बात आती है कि देश के विकास की, तो विकास केवल आर्थिक विकास को विकास नहीं कह सकते। जी विकास के कई मायने हैं। जी। सर, आज की शिक्षा प्रणाली में यदि आपको एक अवसर मिले कि आप सबसे बड़ा बदलाव क्या करेंगे? सर, इंसानियत सबसे बड़ी या डिग्री? पृथ्वीराज चौहान ने जो दया दिखाई, जी। एक विशिष्ट दृष्टिकोण के अभाव में उस दया ने कितना बड़ा बाद में इस देश को, समाज को नुकसान दिया। एक शिक्षक सिर्फ क्लास नहीं लेता, वह पीढ़ियां बनाता है। एक प्रिंसिपल सिर्फ स्कूल नहीं संभालता, वह समाज की नींव रखता है। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही शिक्षा के सच्चे साधक, जो शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम नहीं बल्कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया मानते हैं। वे क्लासरूम की सीमाओं से बाहर निकलकर सोच को दिशा देते हैं, जिनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्रियों की दौड़ नहीं, आत्मा को जगाने का माध्यम है। जिनके सवाल किताबों में नहीं मिलते, पर उनके जवाब जिंदगी में काम आते हैं। आज की बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, यह उन विचारों की खोज है जो भविष्य के निर्माण की नींव बनाते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं अनुशासन से लेकर आत्मा तक, शोध से लेकर संस्कार तक और शिक्षा से लेकर जीवन के सार तक। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जी जोशी, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी सोच और समर्पण से नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हर कहानी अपने भीतर एक सबक, एक ऊर्जा और एक नई सोच लेकर आती हैं। अगर द संदीप शो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची और सशक्त आवाजों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सर नमस्कार, द संदीप शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपकी राजकीय सेवा में चयन कैसे हुआ? सब नमस्कार। मैं, मेरा प्रारंभिक जो शिक्षा का समय रहा वो पारड़ा मेहता में ही ली मैंने, 1 से 5 तक। 6 से 8 मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओबरी से पढ़ा। 9वीं में मैं महिपाल सागवाड़ा, 10वीं और 11वीं जमुना दास माधव जी उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़गदा से, और मैंने ग्रेजुएशन अपने डूंगरपुर एसबीपी कॉलेज से की। बाकी का जो उच्च शिक्षा है वो पत्राचार और प्राइवेट एजुकेशन से ही हुआ। मेरी राजकीय सेवा 1991 से शुरू हुई। जैसे ही मैं बीएससी करके निकला तो केवल इंटरव्यू के बेसिस पे मैं एक प्रयोगशाला सहायक के रूप में राजकीय सेवा में आया। उसके बाद में उस वक्त परीक्षाओं का दौर नहीं था, सीधी भर्ती के आधार पे मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में चयनित हुआ। उसके बाद में सेकंड ग्रेड में भी सीधी भर्ती से, लेक्चरर में पदोन्नति से मैं 2010 से, और 2015 से मैं प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। और शुरुआत से थोड़े थोड़े समय 2 अन्य विद्यालयों में रह करके मैं 10 वर्षों से विराट में ही कार्यरत हूँ। सर, एक प्रिंसिपल का पद सिर्फ अनुशासन या टाइम टेबल, या आप मानते हैं कि यह बच्चों के भविष्य की दिशा भी तय करता है? प्रधानाचार्य का पद कहें या एक कार्य कहें, हर व्यक्ति का काम जिस पद के अनुसार होता है उसके दायित्व उस अनुरूप निर्धारित होते हैं। प्रधानाचार्य के पद के अनुरूप जब अपन कार्य करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना यही महत्वपूर्ण होता है। इसमें उस पद के अनुसार निर्णायक उसके तरीके भी बदल जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े निर्णय विद्यालय के संबंध में, बच्चों के भविष्य निर्माण में वो एक प्रधानाचार्य ले सकता है। अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, ये चीज़ें तो प्रधानाचार्य के लिए ही नहीं, मानव मात्र के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि केवल प्रधानाचार्य होने से ही नियमितता और अनुशासन में रहे। ये तो आवश्यक चीज़ों में आते हैं, लेकिन साहस से और अपनी सीमाओं में रह करके उपलब्ध जो संसाधन है उनका बढ़िया सदुपयोग करके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए, ऐसा प्रयत्न करना ही मैं मानता हूँ प्रधानाचार्य की प्रमुख भूमिका में आता है। सर, आपके लिए शिक्षा का मतलब क्या है? डिग्री, नौकरी या उससे भी ज्यादा कुछ और? शिक्षा, मैं ये मानता हूँ कि इसमें डिग्री और ये नौकरी के लिए तो शिक्षा नहीं ही है।
शिक्षा जीवन का आवश्यक हिस्सा है। अगर ऐसा होता है कि केवल नौकरी और डिग्री के लिए ही शिक्षा, तो जिनको नौकरी नहीं करनी है उनको तो शिक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा तो जीवन निर्माण का एक हिस्सा है। लेकिन बीच का समय ऐसा रहा कि जिसमें शिक्षा का पूरा फोकस केवल डिग्रियों तक और नौकरी तक सीमित हो गया। इसलिए ज़रूर है कि ऐसा गलतफहमी में अपन परिभाषित कर रहे हैं कि नौकरी के लिए ही शिक्षा ली जाती है। जी सर। वास्तव में शिक्षा जीवन निर्माण का हिस्सा है। और कहते भी हैं शिक्षा के जो शिक्षाविद रहे हैं, उन्होंने बताया कि एक व्यवहारगत परिवर्तन लाता है जीवन में व्यक्ति के, और उस व्यवहारगत परिवर्तन में व्यक्ति का निर्माण होता है, और शिक्षा इसके लिए होती है। नौकरी है, डिग्रियां हैं, ये सभी उस शिक्षा के बाय प्रोडक्ट हैं, एक तरह से सह उत्पाद हैं। मूल चीज़ है जीवन का निर्माण है। जी। जी। सर, आप प्रिंसिपल के पद पर भी कार्यरत हैं, और सर आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ है, और सर आप शोध के कार्यों में भी लगे हुए हैं, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है आपने कोई बुक्स वगैरह भी लिखी हुई हैं। तो सर वो सारी चीजें आज के शिक्षा के दौर में और अपने क्षेत्र में किस तरह से उपयोगी रहेगी सर, उसकी जानकारी दीजिए सर हमें। मैं जब एक प्राध्यापक के रूप में ओवरी में कार्यरत था, तो वहाँ पे मेरे एक सहकर्मी डॉक्टर मनोज पाटीदार, उनसे, वैसे मेरे आयु में मेरे से छोटे थे। मैं उस वक्त 48-49 वर्ष की आयु में था और वो 30-31 में। इतना गैप होने के बाद में भी उनका जो रिसर्च वर्क उस वक्त चल रहा था, जी सर। तो मैं बिल्कुल खुशी से कहना चाहूँगा कि उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने समझा कि आखिर ये रिसर्च या शोध होता क्या है। उनसे जो चर्चा करी उससे मेरे को ये अनुभव हुआ कि मेरे नौकरी के जीवन में उस शोध का कोई फायदा आर्थिक रूप से तो होने वाला नहीं था, मुझे अच्छी तरह से पता था। लेकिन शोध को समझना और शोध के प्रक्रिया को सीखना, मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन का एक हिस्सा है। और वहाँ से मैंने ये दौर शुरू किया कि उसका मैं अपने राजकीय जीवन में भी कैसे उपयोग कर पाऊँ। तो मनोज जी से प्रेरणा लेने के बाद मैंने देखा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उस वक्त केवल शोध के लिए एक नए सिरे से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो उसके लिए ज़रूरी होती है वो मैंने शिक्षा में ली। हाँ, क्योंकि विषय में लेने से ये लग रहा था कि अपन एक सीमित दायरे में बन जाएंगे, किसी एक सब्जेक्ट में शोध करेंगे। तो मैंने शिक्षा में एमए करा। उसके बाद में नेट शिक्षा में मैंने क्लियर की, और फिर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से मैंने शोध के अंदर प्री टेस्ट के थ्रू उसमें प्रवेश लिया। संयोग से मेरी जो गाइड थी, निर्देशक डॉक्टर अमी राठौड़, वो भी इतनी संभ्रांत और इतनी बुद्धिजीवी महिला थी कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि एक नौकरी करते हुए बिना अपने जॉब से किसी भी प्रकार का अन्याय करते हुए मैंने अपने शोध पूरा किया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरा उद्देश्य मैंने अपने निर्देशक के सामने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे शोध की प्रक्रिया को सीखना और समझना है। मैंने साफ रूप से ये कहा था कि अन्य जो शोधार्थी आपके साथ हैं उनको कहीं ना कहीं जॉब में सिक्योरिटी, कहीं कॉलेज में कोई नौकरी कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, वो इस वजह से ये सब कोशिश कर रहे थे, और मेरे को सीखने की दृष्टि से। तो मैडम भी बहुत इंस्पायर हुए थे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मेरा जो शोध था वो मेरे नौकरी जीवन का जो एक हिस्सा रहा। लगभग मैंने 15 वर्ष तक गणित पढ़ाई, और बड़े मन से, पूरे लगन से उसमें मैंने मेहनत की। उसमें मैंने जो अनुभव किया कि बच्चों में, यहाँ तक कि समाज के बहुत बड़े हिस्से में गणित के प्रति एक फोबिया चलता है, एक डर है। गणित के आंकड़े देखते ही एक आंखों के सामने चक्कर गिनने घूम जाती है उनके सामने। और उसको मैं अनुभव भी कर रहा था कि अन्य विषयों के मुकाबले बच्चा गणित में घबराता क्यों है, और उसी पर मेरा चिंतन चल रहा था। मैंने अपने नौकरी के जीवन में उस पर काम भी किया। ऐसा नहीं है कि रिसर्च का प्रोसेस जानने के बाद ही व्यक्ति रिसर्च करता है, ये इसके पहले भी चलता रहता है जीवन में। यहाँ एक खाली उस रिसर्च का सिस्टमेटिक रूप आया। जी। तो मैंने अपना शोध का विषय ऐसा बनाया कि गणित का जो डर है, उसके लिए गणित के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको सीखने में क्या समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं, और उनको सिखाने के क्या तरीके अपनाए जाएं कि बच्चा उसको आसानी से सीखे और जीवन के लिए आवश्यक जो गणित है वो सरलता से वो सीख पाए। तो मेरा जो शोध का विषय भी वही था। वैसे कॉलेज उसके जो सब्जेक्ट सेलेक्ट होता है जो रिसर्च का, उसमें सभी एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि एक तो वो ऐसा विषय होना चाहिए कि वो पहले से कहीं लिया हुआ नहीं हो। दूसरा ये कि उसमें शोधार्थी और निर्देशक निर्देशन कर पाए, और शोधार्थी उसके लिए जो डाटा एनालिसिस या डाटा कलेक्शन है वो कर पाए समाज में।
वो पूरा प्रोसेस उस एक्सपर्ट के द्वारा डिस्कस होता है। मेरे निर्देशक ने पहले मुझे साफ कहा था कि आप इसमें बहुत कठिनाई महसूस करेंगे क्योंकि ये सरल विषय नहीं है। मैंने कहा कि मुझे सीखना ही ये है, और मैंने वो सब्जेक्ट चयन किया। उसी पर मेरा जो शोध है वो यही है कि गणितीय बेसिक्स कंसेप्ट सिखाने के लिए क्या तरीके अपनाएं। तो शोध कोई आविष्कार नहीं है। शोध जो है या रिसर्च कहते हैं, उसमें सीधा सीधा यह है कि समस्याएं व्यक्ति के जीवन में रहती हैं, उसमें से किसी एक समस्या को पकड़ना, उस समस्या के ऊपर स्वयं के मन से अलग अलग उसके उपाय, जिसको अपन हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं, कि हमने अलग अलग उपाय सेलेक्ट किए कि ये संभव है, उनके ऊपर टेस्ट होते हैं सिस्टमेटिकली, और फिर ये रिसर्च के द्वारा निश्चित होता है कि ये उपाय इस समस्या के समाधान के लिए कारगर है और ये नहीं है। यही है रिसर्च। और ये प्रक्रिया सीखने के बाद मुझे लगा कि ये जीवन का बहुत उन्नत समय रहा मेरे लिए, और ये मरण जीवन के अंत तक ये काम आएगा, क्योंकि जीवन में समस्या लगातार चलती रहती है और उसको समाधान करने का एक सिस्टमेटिक तरीका अपन ने सीखा। सर, आज का युवा आपसे एक सीख मांगे जो उसे जीवन भर याद रहे, तो सर आप उस युवा को क्या सीख देंगे? इसमें मैं अपनी दृष्टि से कहूँगा, सीख तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जीवन मैंने जिया उसमें मैंने जो सीखा या अनुभव किया उसको मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि जीवन का उद्देश्य हमको तय करना होता है कि हम जो भी अपने जीवन के दिन जी रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो जीवन का उद्देश्य महत्वपूर्ण है इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके निर्देश दिए हुए हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले तो हमको धर्म यानी कि क्या धारण करने योग्य है, जिसको अपन सरल भाषा में कहें तो डूज और डोंट्स का पता होना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी पहले होनी चाहिए। फिर आता है अर्थ, यानी कि अर्थार्जन के लिए हमको किसी न किसी कार्य या व्यवसाय के साथ जुड़ना होता है, उसके लिए काबिल बनाना और उसके साथ जुड़ना। लेकिन पहला है धर्म, क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, उसका भान या उसका ज्ञान हमको पहले से रहे। फिर जीवन के पितृ ऋण से मुक्त होना या सृष्टि के संचालन के लिए काम, और अंत में मोक्ष। ये जीवन का विस्तृत या वृहत उद्देश्य है। फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय होते हैं, जो शिक्षा के अंदर किस प्रकार की डिग्री लेने से हम किस तरह से अर्थार्जन कर पाएंगे, अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे, अपने जीवन में हम संतुष्टि पा पाएंगे, ये सब चीज़ें उसके छोटे छोटे लक्ष्यों में अपन निर्धारित करते हैं। तो युवाओं के लिए सबसे पहली चीज़ है जीवन का उद्देश्य तय करना। और दूसरा, मैं मानता हूँ कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम, उससे हम किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन को सफल जीने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये आजकल जो चल रहा है शॉर्टकट का तरीका, जिसको मैं मेरे अनुभव के आधार पे मानता हूँ कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। और तीसरा होता है कि इसमें 3P, कि सबसे पहले हम अपने जीवन के लिए अच्छी योजना बनाएं, जिसको प्लान बोलते हैं। फिर होता है इसकी क्रियान्विति या प्रोजेक्शन, और तीसरा है इसका प्रीव्यू यानी कि समीक्षा करना, कि हम जिस योजना के तहत हम जो काम कर रहे हैं उसकी ठीक से हम दिशा में जा रहे हैं या नहीं तो समीक्षा करके उसके अंदर व्यवस्थित परिवर्तन करना। लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं होती है, तरीके बदलने की जरूरत पड़ती है अगर हम किसी कारण से सफल नहीं हो पा रहे हैं तो। ये मेरा अनुभव है जिसको मैं युवाओं के साथ शेयर करना चाहूँगा। सर, आज के युग में सर एजुकेशन जो है वो एक जॉब की सीढ़ी बन गई है और व्यक्तियों में इंसानियत खत्म हो गई है। तो सर, इंसान बनने का कोई और रास्ता है, इसलिए क्या करना चाहिए सर, जिसमें लोगों में इंसानियत हो? संदीप जी, इसमें सही बात वही है कि जो अपने प्राचीन ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ बताए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म को पीछे छोड़ करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझने के पहले व्यक्ति ने अर्थार्जन के लिए प्रयास शुरू कर दिए। और यही एक वजह है कि ये न केन प्रकारेण शब्द आ रहा है कि किसी भी तरीके से अगर व्यक्ति जॉब या अगर पैसा उसको मिल रहा है तो वो उसकी तरफ भाग रहा है। यही कारण है कि समाज कई प्रकार के प्रश्न उठा रहा है कि युवा दिशाहीन हो रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है। ये कह सकते हैं कि इंसानियत नहीं है। और इसके परिणाम भी दिख रहे हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद में आज संसार में कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि हमने देखा कि कई आतंकवादी MBBS किए हुए हैं, वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो वो शिक्षा का उनके जीवन पे प्रभाव कहाँ आया?
तो ये बात तो पक्की है कि समाज में शिक्षा का जो मूल मोटो है वो दिशाहीन होता जा रहा है, और शिक्षा जीवन निर्माण का काम ना करके केवल अर्थार्जन का काम कर रही है। और ये एक दूसरा उसका उद्देश्य है। ये नहीं कह सकते कि अर्थार्जन करना गलत है, लेकिन क्या सही तरीका है जिसके माध्यम से हम अपना जीवन या अपने परिवार का गुजारा चला सकें, ये समझ युवा में विकसित होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए समाज जो प्रश्न उठाए, उसके पहले मेरे मन में बार बार एक विचार आता है कि समाज में ऐसी कोई व्यवस्था ही हम निर्माण नहीं कर पाए कि ये युवा वहां से ये सीखे कि किस तरह से मुझे अर्थार्जन करना चाहिए और कौन कौन से तरीकों को मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो समाज को ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जिससे युवा यह तय कर पाए कि मैं इन इन तरीकों को छोड़ करके ही अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जा पाऊं। सर, आज अगर किसी देश का विकास और उसकी ग्रोथ पर अगर हम जाए तो उस देश की ग्रोथ और विकास उसका यूथ जितना ज्यादा होगा, जितना प्रतिशत यूथ का ज्यादा होगा उस पर निर्भर करता है। तो आज हर युवा को अगर ऐसे तीन प्रश्न जो खुद से पूछने चाहिए, तो सर आप क्या मानेंगे उसमें, जो रोज एक युवा अपने खुद से तीन प्रश्न करे? युवा देश की सबसे बड़ी कार्य ऊर्जा है। ये कह सकते हैं कि बिना युवाओं के देश का जो उसकी कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी या कुंद हो जाएगी। तो पूरा देश का दारोमदार ही युवाओं पे होता है। अब बात आती है कि देश के विकास की, तो विकास केवल आर्थिक विकास को विकास नहीं कह सकते। विकास के कई मायने हैं कि आप केवल कितना कमाते हैं, अगर उसी को विकास से जोड़ें। तभी 2-3 दिन पहले की एक घटना में इसमें आपको उद्धृत करना चाहूंगा कि अभी अभी अपन ने 2-3 दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था कि एक बहुत प्रसिद्ध मनोचिकित्सक जो अपने शहर के इतने प्रसिद्ध थे कि उन्होंने हजारों लोगों को चिंताओं से, अवसादों से मुक्त करने के लिए गाइडेंस दिया, और वो सफल भी रहे उसमें, और उनको एक्सीलेंस अवार्ड दिया भारत सरकार ने। ऐसे मनोचिकित्सक ने पारिवारिक विवादों के चलते अभी आत्महत्या या आत्मघात कर लिया। जी। अब बात आती है कि कहाँ ये गैप है। तो वास्तविकता यह है कि विकास में हम, आर्थिक विकास में तो समुन्नत हो गए, आपकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पद में हम समुन्नत हो गए, लेकिन जीवन जीना कैसे है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। जीवन के सुकून में कमजोरी है। आज अच्छे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जीवन में कहीं अकेला महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की कमी है जो प्राचीन समय में हमारे शिक्षा के पद्धति में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये सब व्यवस्थाएं थी, और व्यक्ति केवल सूखी रोटी खा करके बिना बिछाए हुए खाट पे सुकून से सोता था। वो आज मतलब डंडलप पे भी, फॉर्म के गद्दों पे भी दुर्लभ हो गई है वो निंद्रा या वो सुकून। तो युवाओं को यही कहना मैं आज इस अवसर पे चाहूँगा कि हमको एक चीज़ देखनी चाहिए कि अगर देश के विकास में हम योगदान करना चाहते हैं तो एक चिंतन यह बनाना पड़ेगा कि हमारे कृत्यों से स्वयं का विकास तो बाय प्रोडक्ट है, स्वतः होगा। जब आप अपना काम समाज में देंगे तो आपको वो उसकी प्रतिफल मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर समष्टि की दृष्टि से देखें तो हम अपने कर्मों से या अपने कृत्यों से समष्टि में क्या प्लस कर रहे हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी हम समष्टि के अंदर न दें, ये युवा को पहला चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे कार्यों से कहीं समष्टि में कोई नेगेटिविटी नहीं आए। दूसरा यह है कि हमको किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें एकदम खुले मत से कहता हूं कि प्रतिस्पर्धा किसी के साथ करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा स्वयं से होती है कि कल मैं जो था उससे आज मैं बेहतर बनूं। ये प्रतिस्पर्धा तो ठीक रहती है। युवा को हमेशा ये प्रयत्न करना है कि कल से हम आज बेहतर बने। और तीसरा मैं युवाओं के लिए जो कहना चाहूँगा कि अगर देश के विकास में अपन अपना योगदान देना चाहते हैं तो समय का पूरा सदुपयोग करते हुए अपना 100% देने का जो प्रयास है वही स्वयं और देश के विकास में कारगर सिद्ध होता है। सर, आज की शिक्षा प्रणाली में यदि आपको एक अवसर मिले कि आप सबसे बड़ा बदलाव क्या करेंगे? अभी पिछली चर्चा में अपन इस चीज़ पे आ ही रहे हैं कि शिक्षा कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को पिछले समय में पूरा नहीं कर पा रही। ये अपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी डिग्रियां लेने के बाद में भी व्यक्ति के अंदर वो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। रामचरितमानस की सैकड़ों चौपाइयां याद होने के बाद में भी उसको मर्यादा नहीं आई। तो कहीं ना कहीं गैप तो है, क्योंकि शिक्षा तो व्यवहारगत परिवर्तन के लिए होती है। तो व्यवहारगत परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, और शिक्षा की पद्धति में
या उसके मूल्यांकन की पद्धति में ये एक प्रक्रिया चली कि व्यक्ति को याद कितना है, उसकी स्मृति का टेस्ट हो रहा था। जी। और जब टेस्ट के अंदर व्यक्ति को सफल होना है तो वो परीक्षा की वो लूप होल्स ढूंढता है कि मुझे भले मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनना है, लेकिन मैं अगर 10 चौपाइयां याद कर लूंगा तो रामचरितमानस की परीक्षा में मैं सफल हो जाऊंगा। तो परीक्षा की जो पद्धतियां थी उस वजह से शिक्षा का पूरा जो रोड है वो उस तरफ चला गया कि जो अच्छा रट पाए, जिसको अधिक याद है, वो शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता चला गया, और जिसने उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की वो पिछड़ता चला गया। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने अमल करना शुरू किया तो वो तो यही कहेगा कि मैं तो रामायण को ठीक से सीख नहीं पाया, क्योंकि मैं भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम तो बन नहीं पाया, तो वो उस परीक्षा में असफल। तो शिक्षा में रटने की बजाय समझ विकसित होना, ये शिक्षा प्रणाली का ज़्यादा फोकस। और अभी सौभाग्य है कि नई शिक्षा नीति 2020 की आई। मैंने इस कह सकते हैं कि मेरे मन की जो भूख थी कि शिक्षा पूरा नहीं कर पा रही अपना उद्देश्य, तो मैं जो अपना राजस्थान सरकार का जो नया पाठ्यचर्या रूपरेखा RSCF जो बनी, उसका भी हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। और अभी पाठ्य पुस्तक लेखन में भी मैंने अपना नॉमिनेशन कराया है। राजस्थान की जो नई पाठ्य पुस्तकें लिखी जाएंगी, और उसका अब NEP 2020 का मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षा के पूरे सिस्टम को रटने से हटा करके समझ डेवलप करना और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए उस तरफ डाइवर्ट करना, ये उसका मूल मोटा। अलग अब हो सकता है कि इसमें भी कई सारी कमजोरियां घुसे या इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी आए, क्योंकि पूरा सिस्टम या स्ट्रक्चर तो वो पुरानी पद्धति का बना हुआ है, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। 2020 के बाद 2025 आ गया, चरणबद्ध रूप से अभी पहली बार नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 से 5 की पाठ्य पुस्तकें परिवर्तित हो रही हैं। इसमें शिक्षक थोड़ा एक अजीब सा असंतुलित महसूस करेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट या लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए आपको एक नए तरीकों से, नई गतिविधियों से चलना होगा। तो उसके लिए प्रशिक्षण चलेंगे, ये प्रक्रिया सब चलने वाली है। तो मेरा एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण और समझ विकसित करने वाली होनी चाहिए, सिखाने वाली होनी चाहिए, न कि रटाने वाली। तो सर आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम जो पढ़े तो एक शिक्षा में डिग्री पाने के लिए पढ़ते हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उस अच्छी चीजों को हमारे जीवन में उतारना भी जरूरी है और हमारे आचरण में भी वो सारी चीजें आनी चाहिए। सर हम आगे बढ़ते हैं। सर जब आप थर्ड ग्रेड में भी अपन अध्यापक में बच्चों को पढ़ा चुके हैं, अभी आप लगभग विगत 10 वर्षों से प्रिंसिपल के पद पर हैं, तो आपने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दी है, उनके भविष्य की भी दिशा आपने दी है, उनको शिक्षा दी है। तो सर वो आप क्या चाहते हैं कि वो बच्चे भविष्य में आपको किस रूप में याद करें सर? इसमें संदीप जी बड़ा कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि जीवन में याद कराने के लिए कुछ करना ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि व्यक्ति अपना कर्म करता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन फिर भी अपने कृत्यों को अपन उस तरफ दृष्टि रख करके ही अपन ये काम करते हैं कि मुझे कम से कम कहीं नकारात्मक रूप से याद नहीं करें। कि मैं लगातार अभी भी ये प्रयास करता हूँ कि किसी बच्चे का जीवन खराब करने के निमित्त अपन नहीं बने, उसके निर्माण के निमित्त अपन बने, निर्माण कर पाए नहीं कर पाए, उसमें सफल हो नहीं सफल हो बात का विषय। तो शिक्षक वैसे कहते भी हैं, शिक्षा में शिक्षक एक मोटिवेटर होता है जी। व्यक्ति, बच्चा जो भले छोटा है, वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, वो अपना आप में एक पूरा व्यक्तित्व है, अपने साथ वो कई ऊर्जा लेकर के विद्यालय में आपके पास आता है। जी। उसका निर्माण स्वतः होता है। और शिक्षा केवल शिक्षा के केंद्र या विद्यालय में ही शिक्षा बच्चे को मिलती है ऐसा नहीं है, समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आने से भी वो शिक्षित होता है, माता पिता के द्वारा भी बच्चा शिक्षित होता है, और एक इसमें शिक्षक भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक बच्चे की शिक्षा में पूरा का पूरा योगदान शिक्षक का है। तो शिक्षक को तो ये तय करना होगा कि हम अपनी तरफ से उसको सकारात्मक सपोर्ट दें। तो मैं अपने जीवन में चाहूँगा, वैसे मेरे पिछले लगभग ये मान सकते हैं कि 35 वर्षों के सेवा काल में 1991 से लगातार शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो कई सारे मेरे विद्यार्थी बड़े गौरवान्वित महसूस होता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंचे। तो आज भी वो स्मरण करते हैं। तो एक चीज जो मैंने महसूस की उनके रेस्पॉन्स से वो ये कि वही मानते हैं कि सर आप परिश्रम दिल खोल के करते थे। तो मैं भी यही चाहूंगा कि अपन अपनी मेहनत जो है वो दिल से करें, इस रूप में स्मरण करें। दूसरा, एक बच्चा अपने को सहयोगी महसूस करे, उसकी
शैक्षिक समस्याएं हों, उसके जीवन की अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, चर्चा के द्वारा समाधान ढूंढने का प्रयास करने के लिए अपने पास आ पाए, इतनी सहजता अपने में रहे, इस रूप में याद करें तो मेरे ख्याल से ये अपने जीवन का एक सफलतम उद्देश्य है। बिल्कुल सर, आज का युवा आधुनिक दौर के पीछे भाग रहा है। ये अच्छी बात है कि आधुनिकता के पीछे जाना भी जरूरी है, पर वो अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, अपनी मान मर्यादा को भूलते जा रहा है। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि वो विचारों से आजाद रहे पर अपने संस्कारों से बधा रहे सर? ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आधुनिकता से बच नहीं सकते, जी जीवन का हिस्सा है आधुनिकता। कहते भी हैं कि अगर आधुनिकता के साथ न चलें तो व्यक्ति बैकडेटेड हो जाता है। जी आपने देखा होगा कि संदीप जी, हम मेरी पीढ़ी के लोग जो आज 50 से ऊपर क्रॉस कर गए, उस पीढ़ी के लोग आज के युग में इस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देखें तो निरक्षर हो गए। जी अगर आपको ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता, अगर आपको ठीक से कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप अपनी न तो नौकरी कर सकते हैं और न दैनिक जीवनचर्या में मोबाइल बैंकिंग है, आपका ये एटीएम का उपयोग है, ये करने में बड़ा असहज महसूस करता है। तो आपको आधुनिकता के साथ चलना तो पड़ेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है कि उस आधुनिकता के साथ हम अपने संस्कार, अपने जो प्राचीन गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उनके साथ कैसे जुड़े रहे। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी अपनी एक चर्चा में बताया, कि समाज को उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे आयोजन, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो रहे कि बच्चे को वो अवसर मिले कि वो उसके साथ जुड़ा रहे। जब हम वो व्यवस्था ही नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को खुला छोड़ दिया, उसके सामने एक ही चीज़ है कि वो केवल आधुनिकता के जो आज के आकर्षण है तो वो उसी तरफ जाएगा। और उसके अंदर कई सारी चीज़ें रही हैं जो आधुनिकता के दौड़ में, कि जो उस बच्चे को दिशाहीन कर रही हैं, उसको दिग्भ्रमित कर रही हैं, सीधे सरल भाषा में कहें तो उसके बर्बादी के कारण बन रही हैं। जी बिल्कुल तो उससे बचने के लिए हमको अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे को बाल्टी में भर के फेंकना नहीं है, खाली उजाला लाना है। तो संस्कारों के साथ जोड़ने के लिए संस्कारों की व्यवस्था बनाना, ये मेरे मन का एक सुझाव, या कह सकते हैं कि एक उपाय सूझता है मुझे, कि ऐसी व्यवस्थाएं बने तो युवा को, वो तो एनर्जेटिक है, वो हर उस ऐसी चीज से जुड़ेगा जिसमें उसको अच्छा सुकून अनुभव होता है। सर, आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो सर क्या आप मानते हैं कि शाखा सिर्फ एक मैदान नहीं, वो मिट्टी है जहां देशभक्ति के बीज बोए जाते हैं? मैं पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा कहें, हाँ, उसका एक केंद्र है बच्चे के निर्माण का, उसमें 1985 में 10वीं पढ़ते हुए रमनादास माधव जी के खड़गदा के खेल मैदान में महेश जी पाठक करके हमारे छात्रावास में रहते थे, सरोदा के शिक्षक, उनके मार्गदर्शन में मैं वहाँ जाना शुरू हुआ। बच्चा आरंभ में, उस वक्त मैं एनर्जेटिक था, बाल मन था, खेलने का हर बच्चे का मन करता है। तो उस वक्त तो ये पता नहीं था कि ये कोई देश के लिए सोचने वाले व्यक्ति का निर्माण करता हो, केवल खेल के आकर्षण की वजह से मैं जुड़ा था, लगातार जुड़ा रहा। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो निर्माण है ना, वो शुरुआत का आकर्षण कुछ और होता है और बाद में कहीं और जाता है। और ये दोषपूर्ण भी नहीं है। व्यक्ति अगर नौकरी करने के लिए पढ़ाई करता है तो गलत नहीं है, लेकिन नौकरी करते समय वो अगर अपना चिंतन बदले कि मेरे पास बहुत गुरुतर दायित्व है, तो मैं अपनी नौकरी करते हुए समाज की सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से गलत नहीं है, बढ़िया है। क्योंकि जिस वक्त जुड़ते हैं ना, तब आकर्षण कुछ और होता है, जुड़ने के बाद आपका व्यवहार बदल जाता है। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहें, आरएसएस कहें या शाखा कहें, अब दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उसको नहीं पहचानता। जी बिल्कुल सर। हाँ, आज से पहले जब मैं जुड़ा उस वक्त तो ये मान सकता हूँ मैं कि लगभग 40 वर्ष पहले इतना सारा समझ नहीं थी। बीच का कई समय ऐसा आया कि संघ के ऊपर विचारधाराओं में मतभेद के कारण से सरकारी प्रतिबंध भी लगे, वो समय भी मैंने देखा। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं उससे जुड़ा, ये व्यक्ति के निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र है, जो समाज में ऐसे घुल मिल के काम कर रहा है कि जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। एक साधारण वेश में संत घूमते हुए अगर कहीं समाज में देखने हो तो केवल आपको आरएसएस मिलेगा। अपने समाज में एक संत व्यवस्था है हिंदू सनातन संस्कृति में, जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। जैसे ही आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया, जैसे ही आपने तिलक लगाया, समाज का आपके प्रति सोच एकदम से डाइवर्ट होती है कि ये तो संत है, ये त्यागी है। और
संघ का प्रचारक घर बार छोड़ करके संत जीवन जीता है, लेकिन एक साधारण वेश में रहता है, उसको वो प्रोटोकॉल, वो सुविधाएं नहीं मिलती जो एक समाज में संत को मिलती है। जी। तो ऐसा जीवन जीने वाले लोगों को नजदीक से देखने का मुझे अवसर मिला। मैं वो घटना आज भी याद करता हूँ तो मेरे रूहें खड़ी हो जाती हैं कि मैंने संघ का प्रथम प्रशिक्षण भीलवाड़ा में लिया था। वहाँ प्रांत स्तर के एक संघ के कार्यकर्ता थे जिसको अधिकारी बोलते हैं। अधिकारी का मतलब यहाँ पर जैसे जैसे पद या दायित्व ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसका समर्पण बढ़ता है। जैसे सरकारी सिस्टम या समाज के सिस्टम में है, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला कार्यकर्ता बहुत जी जान से जी तोड़ काम करता है और ऊपर वाले कुर्सी पे बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। तो मैंने देखा कि नाली खोद करके सभी स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण वर्ग में उनके टेम्परेरी शौचालय की व्यवस्था की थी। मुझे अपने मोशन की प्रॉब्लम की वजह से दिन में जिस वक्त वहाँ वो सुविधा नहीं होती है, उस वक्त भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलते हैं, तो मुझे दिन में उस सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जाना पड़ा। मैंने देखा कि एक नाली खोद करके उसके ऊपर लकड़ी के तख्तों में बीच में छेद करके टेंट के वो लगा करके टाट के पार्टीशन और टेम्परेरी शौचालय बनाए थे। तो जिस वक्त संघ के स्वयंसेवक शाखा पे खेल में मैदान में खेल रहे होते हैं, उस वक्त वो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो सुबह कार्यकर्ता अपने दैनिक दिनचर्या से निपटे थे, उसके ऊपर फावड़े से जो ढेर की मिट्टी का ढेर लगा हुआ था उससे उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं या बड़े कार्यकर्ता हैं वो सुविधाओं का उपभोग करने के लिए नहीं है, वो कार्यकर्ताओं के निर्माण करने के लिए किस स्तर तक खप रहे हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। तो वो देखने के बाद में फिर आज जिस प्रकार से कई प्रकार के मत चल रहे हैं, कई सारे लोग आज समाज में या देश में अपन देख रहे हैं कि वो आरएसएस के नाम से चिढ़ते हैं या उसको गाली देने में किसी भी शब्द का परहेज नहीं करते। लेकिन मैंने मेरे जो 40 वर्ष के संघ जीवन में मैंने देखा, कहीं आपको कोई एक रत्ती पर ऐसी चीज नहीं दिखाई देगी जहां पे आप संघ को उंगली कर पाए। केवल निर्माण निर्माण और निर्माण है। अगर किसी संघ के कार्यकर्ता के द्वारा समाज में कुछ गड़बड़ दिखती है तो वो उसका निजी व्यक्तित्व है, क्योंकि संघ के अंदर सबको आने के लिए छूट है। संघ का एक ध्येय वाक्य है कि भारतवर्ष में रहने वाला जो भारत माता को अपनी मानता है वो हर व्यक्ति भावी संघ का स्वयंसेवक है, और ऐसा मानते हुए हर व्यक्ति को जुड़ने का यह अवसर है। तो वहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कृत्य जो समाज में शोभा नहीं देता तो वो उसका निजी दुर्गुण है। संघ की तरफ से उसके अंदर कोई, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई उसको दिशा निर्देश मिला हो। तो शाखा अगर समझनी है तो बिना संघ के साथ जुड़े किसी भाषण से, किसी व्याख्यान से इसको समझना मुश्किल है। तो निश्चित ही ये व्यक्तित्व निर्माण का और ऐसे व्यक्ति के निर्माण का जो अपना परिवार का उसका तो हित करता ही करता है, क्योंकि जब आप बड़े हित समाज और देश के हित को सोचते हैं तो परिवार और घर और खुद तो उसके अंदर ही आ गए, उनका हित तो उसके साथ अपने आप सज जाता है। ये राष्ट्र निर्माण की एक बहुत बड़ी संस्था है। सर अपना एक रैपिड फायर का सेशन रहता है। सर इंसानियत सबसे बड़ी या डिग्री? मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि कोई दोहराई नहीं है कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है, लेकिन इंसानियत के साथ में दृष्टिकोण मस्ट है। ऐसे इतिहास में उदाहरण मिलेंगे आपको कि दया इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हम इतिहास उठा के देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जो दया दिखाई, जी। एक विशिष्ट दृष्टिकोण के अभाव में उस दया ने कितना बड़ा बाद में इस देश को समाज को नुकसान दिया। तो उस वक्त वो इंसानियत शब्द काम नहीं करता है। आप बॉर्डर पे देख रहे हैं कि अगर देश का फौजी सामने वाले दुश्मन के सैनिक के ऊपर अगर इंसानियत दिखाए तो वो दृष्टिहीन इंसानियत मानी जाती है। अगर दृष्टिकोण स्पष्ट है तो डिग्री से कई गुना ऊंची है इंसानियत। क्या एक फैसला जिंदगी बदल सकता है? फैसले से जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जिंदगी बदलने के लिए हमको ऐसे कई फैसले लेने होते हैं। केवल एक फैसले से आपको जिंदगी की दिशा तो मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी का उद्देश्य नहीं मिलता। तो लगातार हमको फैसले करने होते हैं, समीक्षा भी करनी होती है। इसलिए फैसला जिंदगी निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सर आपने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, अब भी कुछ लगता है कि अब भी कुछ छूट रहा है? अब ये विषय ऐसा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में स्पष्ट भी किया कि मैंने ये डिग्री बाय प्रोडक्ट है। मैंने पीएचडी एक सीखने के प्रोसेस का एक हिस्सा रहा मेरा, और मैंने पूरे तल्लीनता से उसको सीखा भी है कि आखिर रिसर्च का एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है, रिसर्च का जीवन में फायदा क्या है। तो समस्याओं के समाधान का सबसे बढ़िया तरीका अगर कोई सुझाता है सिस्टमेटिकली, वैसे तो अड़ंगे लगा करके हर व्यक्ति अपने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करता है,
लेकिन सिस्टमेटिकली पहले प्लान बनाना, उसके लिए आप एक संभावित जो समस्याओं के समाधान है उनकी एक लिस्टिंग करना, जरूरी नहीं पेपर पे हो, लेकिन एक लिस्टिंग होती है, उन सभी संभावनाओं के ऊपर ट्रायल करना और फिर ये तय करना कि ये संभावना है तो सही नहीं है और ये है वो समस्या के समाधान। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी पीएचडी की डिग्री मेरे सीखने के सफर का एक माइलस्टोन है, पड़ाव नहीं है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली चीजें हैं, जो लगातार चलती रहती है। हर अच्छी चीज को सीखना ये जीवन का उद्देश्य होता है। सर, क्या आप मानते हैं कि एक सच्चा शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता? अब ये चीज ऐसी है कि सेवानिवृत्ति का मतलब हुआ कि सेवा करना बंद करना। तो राजकीय सेवाओं से तो आप मुक्त कर दिए जाओगे, वहां आपकी इच्छा नहीं चलेगी, वो एक क्राइटेरिया के अंदर चलता है। अब बाकी आता है कि अगर सेवानिवृत्ति शब्द का सही अर्थों में अपन मायना लें कि सेवा सेवा का मतलब बच्चों की करें, समाज की करें, तो एक अच्छा शिक्षक होता है वो वही अच्छा शिक्षक है जो जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बना रहे। जी जी। क्योंकि सीखता लगातार रहेगा तो ही वो कुछ समाज की बढ़िया सेवा कर पाएगा। अपना पहले के प्रश्न अपन ने देखा कि आधुनिकता और प्राचीन संस्कारों के बीच में समन्वय, तो लगातार आपको आधुनिकता के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो अच्छा शिक्षक लगातार शिक्षार्थी रहता है। अब जब लगातार शिक्षार्थी रहते तो आप सेवानिवृत्त हो ही नहीं सकते। जी। तो समाज जीवन में सेवानिवृत्ति का कोई अवसर ही नहीं होता। जीवन पर्यंत जब तक सांस है तब तक आपको समाज की अपने गुणों के अनुरूप, जितना अपनी क्षमता है उसके अनुरूप सेवा करनी चाहिए। जैसा आपका दायरा है, जैसा आपका दृष्टिकोण है, जिस सीमा में अपन कर सकते हैं। सर, आप एक छोटे से निवेदन पर आप यहाँ पधारिए सर, उसके लिए द संदीप शो और उसकी पूरी टीम के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बातचीत करने का अवसर दिया, खूब खूब धन्यवाद। एक शिक्षक सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता, वो जीवन जीने की कला सिखाता है। आज आपने हमें बताया कि शिक्षा सिर्फ डिग्रियां या नौकरी का जरिया नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जिसमें संस्कार भी है, सोच भी है और संवेदनशीलता की परंपरा भी। आपकी बातों में सिर्फ ज्ञान नहीं था, वे अनुभव की गहराई से निकली और सीधे हृदय तक पहुंची। आपकी हर बात, हर विचार आज हमारे श्रोताओं के मन में एक दीप की तरह रोशन कर गया। द संदीप शो की पूरी टीम की ओर से हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका मार्गदर्शन, आपकी दूरदृष्टि और आपकी सहजता हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर आज की इस बातचीत से एक भी युवा अपने भीतर जाग सका, अपने रास्ते को पहचान सका, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। शिक्षा को समर्पित, समाज को प्रेरित आपका यह सफर ऐसे ही अनगिनत जीवन रोशन करता रहे। इसी शुभकामना के साथ हम इस प्रेरणादायक संवाद को यहीं विराम देते हैं, लेकिन उस सोच को नहीं जो आपने हमारे भीतर जगा दी है। और आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद बने रहने के लिए।